पढ़ाई अगर बर्बाद की जाए तो मूर्ख बनाना आसान हो जाएगा। ग्लोबली अमेरिका में यहां वाले का एक दोस्त वहां पर राष्ट्रपति बना हुआ है, गए थे पिछली बार यहां वाले प्रचार करने। अब की बार ट्रंप सरकार, याद आ रहा है? ये वाला नारा यहां भी लगा था ना, कोई आदमी आया था ना, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं, हां मैंने कसम उठाई है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब यहां के जितने लोग थे, अरे भाई 56 इंच वाला पहली बार आया है, और सब धक्का धक वोट दे गए। उसके बाद पहले बैंक बेच दिया, रेल बेच दिया, एरोप्लेन बेच दिया, कहा था हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे, हवाई जहाज भी बेच दिया, और नीचे देखा तो हवाई चप्पल भी गायब। अनपढ़ आदमी हो, अगर राजा पढ़ा लिखा होता है तो शिक्षा मुफ्त करता है, और राजा अगर पढ़ा लिखा न हो फिर भी शिक्षा की अहमियत को जानता हो तो कलम और किताब पर 18% जीएसटी टैक्स लगा देता है। नई शिक्षा नीति ला करके पूरी शिक्षा को बेच देता है। क्लोजर मर्जर की पॉलिसी के तहत स्कूल कॉलेज बंद करवा देता है, और अगर जेब में पैसा है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाओ। अब अनपढ़ों की एक भीड़ तैयार हो गई, अनपढ़ लोग भरे पड़े हैं पूरे देश में। चौराहे पर जाइए, अनपढ़ आदमी घुमा रहा है। क्या हुआ भाई, चीन के बारे में कुछ जानते हो? कहा कि नहीं, पाकिस्तान में तो हाहाकार मच गया है। उसको जो फेक न्यूज आ रही है, उसके बाद उसको सच्चा हक नहीं पता कि उसके गांव में भी हाहाकार मच गया, उसके घर में किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, उसके भाई बहन को और शिक्षा नहीं मिल रही। पॉकेट मार जब आता है तो पहले उधर दिखाता है, हो देखा कौवा उड़ जाता है, अब पीछे से पॉकेट मार लेता है। आपको दिखाया जा रहा है कि देखो दुनिया में डंका बज रहा है। और उसने भी, अमेरिका वाले ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पैसा काट दिया कि यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लोग तो बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं होता देश को, इसलिए पूरे देश को मूर्ख बनाओ। अब आइए, ये समस्या हो गई। बिहार को मूर्ख बनाने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बिहार के लोगों जोर से बोलो। आप सोचते हो कि सारा खराब खराब बात हम ही बोल दें ताकि कुछ नुकसान हो तो हमारा हो, वीडियो इन्हीं का वायरल होगा। आप बताइए बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है? बहुत अच्छी है क्या? गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है क्या? शिक्षा खत्म तो नौकरी मिलेगी क्या? जब बेरोजगारों की और अनपढ़ों की भीड़ तैयार हो जाएगी तो इतिहास कैसे पढ़ेगी कि त्रिवेणी संघ क्या किया था, अर्जक संघ क्या किया था। और अभी मुझे मिला कि कोई डॉक्टर साहब हैं, वो देखिए बाबा साहब की जीवनी बांटते हैं। इसको पढ़ेगा कौन? अनपढ़ लोगों की भीड़ तैयार हो गई, शिक्षा बर्बाद हो गई, रोजगार बचा नहीं है। और जब शिक्षा और रोजगार दोनों बर्बाद, तो धर्म के एक नाम पर लड़ाई लड़वाना आसान हो गया कि कठिन हो गया? बताइएगा, जोर से बोलिए। अब उसको यह समझाया जाएगा जैसे एक जमाने में कार्ल मार्क्स ने समझाया होगा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल अपनी बेड़ियां और जंजीरें हैं और पाने के लिए पूरा जहान है ना। अब क्या समझाया जाएगा? भारत के जाहिलों एक हो जाओ, धर्म की लड़ाई बचाने की तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, मारे गए तो मोक्ष मिलेगा और जीत गए तो धर्म का राज मिलेगा। बताइए आसान काम है कि नहीं? अगर इसी में पढ़ा लिखा होता बिहार का नौजवान, कोई आईआईटी में पढ़ रहा होता, कोई मेडिकल में पढ़ रहा होता, कोई इंजीनियरिंग कर रहा होता, उसके घर का मां बहन बेटा सब लोग पढ़ाई कर रहे होते, तो कितने पढ़े लिखे लोग धर्म बचाने जाते? जरा हाथ उठा बता दीजिए, कोई जाता क्या? आज जितने ने दंगाई भीड़ के हिस्सा बनते, इसमें कोई पढ़ा लिखा नौजवान कायदे का है क्या? और जितना नेता पूर्णिया के इलाके में जब आते हैं तो वो वाला सांसद याद आता है कि फलाने जिला में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। यात्रा निकाल रहा था वो त्रिशूल लेकर के, यहां का बेगूसराय के आसपास का है, नाम लेने की जरूरत का है, उसका नाम ऐसा क्या है कि उसका नाम यहां लिया जाए? यहां तो फूले अम्बेडकर मंडल का ही नाम लिया जाएगा। एक आदमी से झगड़ा नहीं है भाई, वो आदमी हट जाएगा दूसरा त्रिशूल लेके घूमने लगेगा, उस विचारधारा से झगड़ा है। और किसके लिए त्रिशूल लेके घूम रहा था?
हमारे लोगों का हक मारने के लिए घूम रहा था। गौर से समझना खतरा क्या है। भैया हरियाणा में उनकी सरकार है कि नहीं है, और वहां कोई माहौल उनका जीत का नहीं था। फिर वो गए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नोटबंदी का सारा पैसा सदुपयोग किया गया। जितना अपना पूरा देश भर में कार्यालय बनाने से जितना पैसा बच गया था, सब महाराष्ट्र में इस्तेमाल हुआ। दो पॉलिटिकल पार्टी को खरीद लिया गया। उसके बाद चुनाव हुआ, और मैं महाराष्ट्र जाता हूं। बिहार के लोगों बहुत गौर से सुनना। वहां के आदमियों ने बताया 6 महीने पहले से गांव गांव में मुफ्त में वो चीजें बांटी जा रही थी, और लोगों से पूछा जा रहा था तुमको क्या चाहिए, लो हम ट्रक भर के ले आए, तुमको दे रहे हैं। लालच, ताकि अपना वोट बेच दो। दूसरा, वोट काट लिए गए वोटर लिस्ट से, और पुराने फर्जी वोटर उसमें डलवा दिए गए। चुनाव आयोग के सामने आजाद भारत में पहली बार पूरा महाराष्ट्र का विपक्षी दल खड़ा होकर के बोलता है कि जितने वहां जनसंख्या नहीं है, उससे ज्यादा वहां पर वोटर हो गए। कुछ हुआ इस देश में? लोकतंत्र बचा है क्या? चुनाव आयोग बचा होता तो संभव है क्या? मान लीजिए गांव में 100 लोग हैं, उसमें बच्चे भी होंगे, 18 साल से कम उम्र के लोग हैं, तो जितने 18 साल से कम उम्र है वो सब भी वोटर हैं, और कुछ लोग मर गए वो वोटर हैं। पहले के जमाने में एगो चुटकुला वाला सीन आता है, यूट्यूब पर बड़ा वायरल होता है। एक आदमी आया जिस दिन वोटिंग हो रही थी, और वोट डालने गया, और जब वो स्याही लग रही थी तो कर्मचारी से पूछा कि जरा इसमें देखिएगा सुनीता देवी आई थी क्या वोट डालने? तो वो देख करके बोला हाँ आई तो थी, वोट डाल के चली गई। वो आदमी लगा जोर जोर से रोने। वो कर्मचारी पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? कही कि उसको मरे 15 साल हो गया, हर बार आती है चुपचाप वोट डाल के चली जाती है, मिल भी नहीं पाता हूं मैं। इससे क्या समझ में आता है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कैसे वोटिंग हो रही है? अरे ये बिहार के लोग हैं, ये तो वो सामंती जगह देखे हुए हैं कि गांव के सड़क पर 2 आदमी लाठी लेकर बैठ जाता था, और कोई गरीब कमजोर दलित पिछड़ा वोट नहीं डालने पाता था। सत्यदेव जी बैठे हुए हैं, और ये संघर्ष करने वाले नेता हैं। पूछिएगा जरा अपने पुराने गांव में, और हमारे यूपी में भी ये होता था। ये लोकतंत्र तो यहाँ के समाजवादी अंबेडकरवादी लोगों ने लड़ करके लिया, तब जाके आपको वोट का बराबर का अधिकार वो मिला जो बाबा साहब दे करके गए थे। 1990 के पहले सब लोग बराबरी से वोट नहीं डाल पाते थे। इस किताब में एक चैप्टर पढ़ूंगा मैं। इतनी दूर से इतनी मेहनत से आप आए हैं तो कुछ चीजें तो सुन करके जाइए, और जरा इस चैप्टर को सुनिएगा। कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहा हूं। कर्पूरी ठाकुर को याद करना क्यों जरूरी है इसको समझिएगा। एक छोटा सा काम कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया था। एक नाई का बेटा, पिछड़ी जाति का बेटा, बर्दाश्त तो नहीं हुआ और गाली दी गई। आरक्षण कहां से आई? कर्पूरिया की मां, और उसके आगे मैं बोल भी नहीं सकता। MA BA पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। यह अच्छा नहीं लगता कि अपने पुरखे को जो गाली दी गई उसको मैं दोहराऊं, लेकिन इसलिए कहना चाहता हूं कि नई पीढ़ी को पता ही नहीं, गाली खा के भी जो आपके लिए हक और अधिकार दे गया, उसके सपनों का भारत बनाने की बजाय आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उनका साथ दे रहे हो। कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया, और उसके बाद क्या लिखा है इस किताब में? कर्पूरी मंत्रिमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण कदम था प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न कराना। पंचायत में आरक्षण नहीं था, इसलिए गांव में जिसकी आबादी 5% भी नहीं, वही मुखिया होता था। आज मुखिया बदल गए कि नहीं? और क्या लिखा है इस किताब में? 1977-78 का भारत है, बिहार है। व्यापक हिंसा खून खराबे के बीच चुनाव हुआ, लेकिन इस चुनाव का फर्क यह पड़ा क्योंकि आरक्षण लागू हो गया था। पिछड़ी जातियों ने ग्रामीण सत्ता पर उच्च जातियों के परंपरागत वर्चस्व को तोड़ दिया था। 1980 में उस वर्चस्व को तोड़ने में मदद की कर्पूरी ठाकुर ने। उस वर्चस्व को तोड़ने में मदद की किसी जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने। उस वर्चस्व को तोड़ने के लिए कोई मंडल बनकर के आया था। उस वर्चस्व को तोड़ने के लिए 1990 का मंडल आंदोलन आया, जब कोई सांप्रदायिकता का रथ रोक रहा था। आप वो वीडियो देखिए कि नहीं? बिहार के लोगों देखिएगा। पुराने वाले नीतीश कुमार
सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि आडवाणी जी और अटल जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप जब दंगा वाला रथ लेकर चले थे तो समस्तीपुर में गरीब का बेटा, कमजोर का बेटा लालू यादव ने आपके रथ को रोक दिया था, तब जाके सांप्रदायिकता का यह रथ रुका हुआ था। और नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि उसके बाद जब आप अपनी यात्रा शुरू किए तो बनारस से यात्रा शुरू किए, तो ये जो मिसिंग लिंक है समस्तीपुर से बनारस का, वो कब पूरा होगा? अटल जी और आडवाणी जी बताएं। इसके पीछे का भाव क्या था पता है? इस उत्तर भारत में, यूपी और बिहार में, यूपी में कोई चौधरी चरण सिंह की विरासत का, मंडल आंदोलन की विरासत का कोई मुलायम सिंह यादव खड़ा था, तो बिहार में उस जमाने का समाजवादी नेताओं की श्रृंखला खड़ी थी जो कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू की विरासत को जैसे भी सही आगे बढ़ा रही थी। तो कोई नीतीश कुमार, कोई रामविलास पासवान, गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान, वो सदन में खड़े होकर कह रहे हैं हिंदू धर्म तो, जो तुम हिंदू नाम लेते हो तो फर्जी है। अभी भी कोई कह रहा था, और मैं रेफरेंस लेके कह रहा हूं, अब उन्हीं का बेटा हनुमान बन गया किसी और का।